सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 16 लिबर्टी। हमने ओपी गाबा स्टार्ट किया था जैसे कि आपको पता है, और ओपी गाबा में हमने बहुत सारे यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है लिबर्टी का, वो कवर करने वाले हैं। ये यूनिट जो है CUET UG, CUET PG प्लस अगर कोई UGC नेट की तैयारी कर रहा है या कोई PSIR की तैयारी कर रहा है तो सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ओपी गाबा जैसे कि आपका बेस है, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लस ओपी गाबा आपकी ऑथेंटिक बुक है, इससे पढ़ के जाओगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा। ये है पार्ट 1। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गाबा का सिलेबस देखें, सो अभी तक हमने ओपी गाबा में यूनिट 1 कवर कर लिया है, यूनिट 2 कवर कर लिया है, यूनिट 3 कर लिया था, अप्रोचेस कर लिए थे स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स के। ठीक है, प्लस इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव कर लिया था। उसके अलावा आपका कंसेप्ट ऑफ स्टेट है, स्टेट का कंसेप्ट हमने समझ लिया था। देन सॉवरेनिटी कर लिया था यूनिट नंबर 7। और प्लूरिस्ट थ्योरी हम स्टार्ट करने वाले थे, बट मैं पहले सोच रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। ओपी गाबा तो पूरी कवर करेंगे नो डाउट, लेकिन पहले मैं इसको सीक्वेंस से नहीं करा रही, जो मेरे को टॉपिक लगता है कि पहले जल्दी इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए। उन टॉपिक्स को कवर कराने के बाद हम यूनिट 8, यूनिट 9, 10, 11 करेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर 16 लिबर्टी। फिर लिबर्टी के बाद हम करेंगे इक्वालिटी वाला यूनिट। इक्वालिटी के बाद एक बार हम सिटीजनशिप कर लेंगे, जो जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, जैसे CUT के सिलेबस में सिटीजनशिप कर लेंगे। सिटीजनशिप के बाद एक पावर का कंसेप्ट है, वो मैंने शायद करवा दिया है ऑलरेडी, वो कवर करेंगे। ठीक है, सो ऐसे करके फिर बीच में जब ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कवर हो जाए, सॉवरेनिटी हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसके बाद फिर हम बाकी के यूनिट सीक्वेंस वाइज करना शुरू कर देंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर। तो अगर हम बात करें, एक सेकेंड, यस, सो ये आपका यूनिट नंबर 16 है, लिबर्टी। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो जहाँ पे आपको कोई वर्ड इंग्लिश में मुझे लगेगा कि हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहिए तो वहाँ पे मैं बता दूंगी। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम डिनोट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अब जिसने यूनिट 1 नहीं देखा है तो एक बार सबसे पहले यूनिट 1 देखना, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट है आपके, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इन तीनों का डिफरेंस यूनिट 1 से ही स्टार्ट है। तो मैंने जैसे बोला, जो ओपी गाबा जो बुक है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो आपका UG में हो, PG में हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से करना हो, या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, या अगर आपने BA प्रोग्राम किया है और BA प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो ये बुक हर चीज़ का बेस बनाती है। ठीक है, तो आपको जो छोटे से छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल, हमें स्टेट, स्टेट का मतलब तक इसमें बताया गया बहुत अच्छे से। तो स्टेट वाले यूनिट में कवर करवा चुकी हूँ, तो जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ उसका मीनिंग हम दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप स्टार्टिंग से एक बार देखना शुरू करो। और उसके अलावा ओपी गाबा के ना 2 प्लेलिस्ट है। एक ओपी गाबा 1.0 है, जिसमें वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने उसमें सारे फिगर्स एंड चार्ट्स कवर किए हैं। आपको पता है ओपी गाबा में बहुत सारे फिगर्स और चार्ट्स हैं, वो हमने ओपी गाबा 1.0 में कवर करे हैं, सारे यूनिट्स के 22 यूनिट्स के। और ओपी गाबा 2.0 जो है वो एक उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो उसमें मैं आपको जो है अपने चार्ट्स और फिगर्स कवर नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि वो 1.0 में कवर हो गए थे। ओपी गावर 2.0 जो है, हम जो बिल्कुल लाइन से हर चीज़ पढ़ते पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे समझाना होगा वहाँ समझाने जैसा भी होगा, जहाँ पे ट्रिक्स होंगी वहाँ ट्रिक्स से भी याद कराऊंगी। तो ये यूनिक क्वालिटी आपको मेरे लेक्चर में मिलेगी कि जो आपको ट्रिक से बहुत सारी चीज़ें भी याद होती रहेंगी साइड बाय साइड, और कॉन्सेप्ट भी समझ आता रहेगा। प्लस हिंदी मीडियम वालों को भी इसी इंग्लिश PDF से समझ आ जाएगा। मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। जो लिबर्टी और फ्रीडम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है पॉलिटिकल फिलोसफी का। बहुत सारे लोग समझते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम एक ही चीज़ होती है, तो ये 2 अलग चीज़ें हैं। पहली बात, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो लिबर्टी है वो एक प्रिंसिपल है, मतलब एक फीचर है या एक विशेषता है लिबरलिज्म की। ठीक है, लिबरलिज्म जो बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की। ठीक है, लिबरलिज्म को हिंदी मीडियम वाले आप उदारवाद के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, तो इसको हम उदारवाद बोलते हैं। तो उदारवाद का ये एक करेक्टरिस्टिक है लिबर्टी। वेर एज जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम वर्ड, वो तो कोई भी कॉन्सेप्ट में यूज़ किया जा सकता है। वो तो लिबरल भी यूज़ करते हैं, आइडियलिस्ट थिंकर भी यूज़ करते हैं, मार्क्सिस्ट जो मार्क्सवादी है वो भी फ्रीडम वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन लिबर्टी जो है एक फीचर है लिबरलिज्म का। फ्रीडम जो है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड, फ्रीडम है एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ठीक है, जो हर जगह अप्लाई होता है, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जिसको आप सार्वभौमिक विशेषता बोल सकते हो या उसका प्रिंसिपल बोल सकते हो, जो हर जगह वैलिड है। ठीक है, विदाउट फ्रीडम, अभी इसको आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, नोबडी क्वारल्स विद फ्रीडम एज एन एंड। फ्रीडम जो है कभी भी एक एंड नहीं होता।
ठीक है, कि हमें इस गोल तक पहुंचना है, फ्रीडम हमारा गोल है, नहीं, बट डिफर ऑन द मीन्स एंड मोड ऑफ रियलाइजिंग फ्रीडम। लेकिन अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है। स्कूल्स ऑफ थॉट कौन से? जिस स्कूल में आप पढ़ने गए हो वो स्कूल ऑफ थॉट नहीं, जैसे मार्क्स स्कूल है, ठीक है, आइडियलिस्ट स्कूल है, लिबरल स्कूल है, ठीक है, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट होते हैं जो अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इनको हम स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, कि चिंतन जो करते हैं, ठीक है। तो सबके लिए किसी ने लिबर्टी को मीन्स माना है, जरिया माना है, और किसी ने लिबर्टी को एंड माना है, या कोई फ्रीडम एक जरिया है किसी चीज तक पहुंचने का, ठीक है। इवन द चैंपियंस ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म एंड स्लेवरी पे लिप सर्विस टू द फ्रीडम। इवन जो चैंपियंस मतलब जो एब्सोल्यूटिज्म में मानते हैं, जो अथॉरिटेरियनिज्म में मानते हैं, जो स्लेवरी में मानते हैं, वो भी फ्रीडम की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूटिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको आप हिंदी में बोल सकते हो निरपेक्षवाद का सिद्धांत। वेयर एज अथॉरिटेरियनिज्म को हिंदी मध्यम वाले बोलते हैं अधिन्यायकवाद का सिद्धांत, ठीक है। और स्लेवरी तो आपको पता है। तो ये अलग अलग चीज़ें बताते हैं। क्लेमिंग दैट फॉर ऑर्डिनरी मैन सबमिशन टू अथॉरिटी रिगार्डेड एज द सिंबल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एक्सीलेंस इज द बेस्ट वे टू रियलाइज फ्रीडम। अब वेयर जो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है स्लेवरी की दे रखी है, ठीक है, कि ऑर्डिनरी मैन के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे स्लेवरी की बात हो रही है ना, तो ये सबके लिए नहीं है। स्लेवरी यानी कि आपका गुलाम ही बनना, किसी का दास बन जाना, उसको हम स्लेव्स बोलते हैं ना। तो इसके लिए क्या है? सबमिशन टू अथॉरिटी, मतलब जो आपका माई बाप है, अथॉरिटी है, ठीक है, उसको अपने आप को सौंप देना। ये क्या है? एक जरिया है फ्रीडम को, फ्रीडम तक पहुंचने का। तो ऐसा कौन बोलता है? ऐसे लोग जो स्लेवरी को सपोर्ट करते हैं, मतलब जो चैंपियंस हैं किसके? स्लेवरी के। तो स्लेवरी के जो चैंपियंस हैं वो भी फ्रीडम में मानते हैं, पर वो फ्रीडम को क्या बोलते हैं कि आप अगर फ्रीडम तक पहुंचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो अथॉरिटी है उसको अपने आप को सौंप देना पड़ेगा, और वो ही आपका लिए बेस्ट वे होगा फ्रीडम तक पहुंचने का। क्योंकि आप तो स्लेव, आपको कुछ आता नहीं है, आपका आप में इंटेलिजेंस नहीं है, आप में मेरिट नहीं है, इसलिए आप स्लेव हो, ठीक है, जैसे एरिस्टोटल बोलते थे। तो इसलिए फ्रीडम तक पहुंचने का ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा था, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आप आगे जो मेन आएगा नेचर ऑफ लिबर्टी वो इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम सारा कवर कर रहे हैं तो एक एक मैं एक एक कोई भी लाइन नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है। तो चैंपियंस ऑफ लिबर्टी हैव हाउएवर ऑलवेज चैलेंज द क्लेम्स ऑफ प्रिविलेज क्लासेस टू सच एक्सीलेंस। लेकिन जो लिबर्टी वाले हैं, अब देखो ना, फ्रीडम फ्रीडम तो स्लेवरी वाले भी मान रहे हैं, लेकिन जो लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब ये है कि जो प्रिविलेज क्लास है, ठीक है, जिनके पास सब कुछ है, ठीक है, उनको वो चैलेंज करते हैं कि लिबर्टी का मतलब है कि इन जो प्रिविलेज क्लास है, जो हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट, जो हम पे शासन कर रहे हैं, उनसे हमें फ्री करवाना, वो लिबर्टी है, ठीक है। आई होप आपको इसका लिबर्टी और फ्रीडम का मीनिंग समझ आया होगा कि फ्रीडम तो भाई सबके लिए है, ठीक है, वो एक जरिया है किसी चीज़ तक पहुंचने का। वो तो लिबर्टी वाले हर स्कूल ऑफ थॉट मानता है, लेकिन लिबर्टी जो है वो सिर्फ लिबरलिज्म बात करता है। और लिबर्टी किस सेंस में होती है? लिबर्टी हमेशा किसी एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना, ठीक है, उससे फ्री होना, ठीक है। कोई प्रिविलेज क्लास है, वो हमको या स्लेव बना के रख रहा है या हमसे ज़्यादा काम करवा रहा है, तो उसको चैलेंज करना क्या है? लिबर्टी के जो ऐसे जो सपोर्टर्स हैं वो इस बात में मानते हैं, ठीक है, कि अगर हम प्रिविलेज क्लासेस को चैलेंज करते हैं, उनके एक्सीलेंस को चैलेंज करते हैं, तब हम लिबर्टी तक पहुंच सकते हैं। तो जो लिबर्टी का जो आइडियल है, एक आइडिया है बेसिकली, उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स को इंस्पायर किया है अगेंस्ट डिस्पोटिज्म एंड फॉरेन रिजीम्स। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का मतलब है कि जो फॉरेन ताकत है, फॉरेन जो भी कंट्रीज़ है, अगर वो आप पे कब्जा कर ले कल को, ठीक है, आपको अपनी कॉलोनी बना ले बेसिकली, ठीक है। या डिस्पोटिज्म भी एक तरीके का यही होता है कि आप पे मतलब कॉलोनाइज कर लेना, आपको अपना स्लेव बना लेना, ठीक है, आप पे पूरा कंट्रोल कर लेना एक तरीके से। तो लिबर्टी ने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल को जन्म दिया है, ठीक है, ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सकें और उस जो एक्सप्लॉयटेशन है जो हम पे किया जा रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सके। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द स्ट्रगल फॉर लिबर्टी इज ऑलवेज इन्फॉर्म बाय द फिलोसफी ऑफ इक्वालिटी। और लिबर्टी और इक्वालिटी जो है हमेशा गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो इक्वालिटी लिबर्टी के बिना अधूरा है और लिबर्टी इक्वालिटी के बिना अधूरा है। तो ये दोनों क्या बोल सकते हो आप? बहुत अच्छे लवर्स हैं, ठीक है। ये आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हो, ठीक है। तो हमेशा अगर हमें लिबर्टी समझना है तो साथ ही साथ इक्वालिटी भी समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि आपको ये लिबर्टी चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद मैं इक्वालिटी वाला चैप्टर करवाऊंगी। दैट इज व्हेन सम ऑप्रेस सेक्शन राइज अगेंस्ट देयर ऑप्रेसर्स। और ये कब होता है? जब कोई ऑप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड मतलब जिसको दबाया जा रहा है, अगर वो अपनी आवाज़ उठाए उनके अगेंस्ट जो उनको दबा रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पीजेंट के रिवॉल्ट्स, ठीक है, या नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिया ने अपने ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाने के लिए नेशनल स्ट्रगल किया, वो, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स हमें दबा रहे थे और हमने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। वैसे पीजेंट्स जो थे अपने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे,
फिर इन्होंने क्या किया, अपने अप्रेसर्स की जो सुपीरियरिटी था उनके एक्सप्लॉयटेशन को चैलेंज किया, इक्वालिटी की डिमांड की, जस्टिस की डिमांड की ऑन द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी। और किस बेसिस पे ये डिमांड रखी थी कि हम लिबर्टी क्यों दो, लिबर्टी इसलिए दो क्योंकि हम सब इक्वल हैं, हम क्यों तुमसे दब के रहे, क्योंकि हम सब समान है तो हम तुम्हारे एक साथ रहे ना, हम नीचे क्यों रहे तुमसे, या तुमसे एक्सप्लॉइट क्यों हो। तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल कहाँ आता है, लिबर्टी। तो लिबर्टी की अगर आप डिमांड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, एक कारण है क्योंकि हम इक्वल हैं। तो लिबर्टी का एक कॉज आप मान सकते हो। आई होप ये लिबर्टी और इक्वलिटी का रिलेशनशिप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो वीडियो बैक करके देख लेना या कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लिबर्टी की। तो जो लिबर्टी है वो क्वालिटी है एक मैन की, एक ये ऐसा मैन है जिसको हम दूसरे लिविंग बींग से अलग देख सकते हैं। कैसा मैन, एक ऐसा इंसान या ऐसा मैन हु डिमांड फ्रीडम एंड इवॉल्व इंस्टीट्यूशन से सिक्योर इट। ठीक है, मतलब वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को लेकर आ रहा है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहा है, या कोई भी साधन लेकर आ रहा है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन यहाँ पे साधन, जिसके थ्रू अपनी लिबर्टी को वो क्या कर सके, सिक्योर कर सके। ठीक है, तो वो क्या है, लिबर्टी एक मैन की तरह है। बेसिकली इसको कंपेयर किया गया एक मैन की तरह, जो जैसे एक मैन की एक क्वालिटी होता है। ठीक है, लिबर्टी को इससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, ऐसे याद रखो, ऐसे नहीं है कि कोई इंसान है, लिबर्टी किसी इंसान का नाम है, नहीं। लिबर्टी एक ऐसी मैन की क्वालिटी है जो उसको फ्रीडम डिमांड करने पर मजबूर कर देती है, और उस लिबर्टी को वो सिक्योर करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस को लेकर आ सकता है। एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर गवर्न बाय द रूल ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के केस में तो क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली पॉलिसी काम करती है कि जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, वही सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज उसको जो बड़ी मछली है छोटी मछली को खा जाएगी। ठीक है, या जो शेर है वो बकरी को खा जाएगा। बस सब अपन अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। दे हैव नो एम ऑफ लाइफ, लेकिन उनका कोई लाइफ का एम नहीं होता। बस उनको ये चाहिए कि हम एग्जिस्ट करें कैसे भी करके। ठीक है, बस वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, वो किसी सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए या सोसाइटी को डेवलप करने के लिए थोड़ी करते हैं एनिमल्स वगैरह। लेकिन एक मैन ही एक लौता ऐसा स्पीशीज़ है या होमोसैपियन है जो दूसरे लिविंग बींग से अलग है। ठीक है, वो हमेशा अपने लाइफ में उसका एक एम होता है बियॉन्ड एग्जिस्टेंस। उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है सोसाइटी में, एक मतलब पुतले की तरह बन के बैठे रहना है, नहीं। सोसाइटी को सर्व करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, वो भी है। ठीक है, तो ही हैज़ क्रिएटेड द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और अपनी लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को बनाता है। कौन, मैन, यानी कि हम। सिविलाइजेशन को बनाता है, ठीक है, कल्चर को लेकर आता है, ताकि वो अपने एम को, अपने लाइफ के एम को कंप्लीट कर सके। एनिमल्स जो है वो स्लेव्स होते हैं नेचर के, जैसा नेचर रहेगा वो वैसा ही करेंगे। नेचर यानी कि यहाँ पे बात हो रही है इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जैसा होगा, अगर हम कितना बुरा कर दें, इन्वायरमेंट को बहुत ख़राब कर दें, तो वो एनिमल सर्वाइव नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट को अपने रक्षा कर सकें, ठीक है, इन्वायरमेंट की रक्षा करें, तो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लड वगैरह आया तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैन जो है उसको लार्जली ऐसे सिखाया जाता है, हैज़ लार्जली लर्न टू टेम। ठीक है, उसको हमेशा दूसरों को टेम करना सिखाया गया है, मतलब पालना, पालतू होते हैं ना, जैसे पालना सिखाया गया है। कंट्रोल, मैन को क्या सिखाया गया है, टेम करना, यानी कि जैसे पालतू जानवर को हम टेम करते हैं ना, उसको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं वो। देन कंट्रोल करना और हार्नेस करना नेचर को, ताकि वो अपनी लाइफ का पर्पस फुलफिल कर सके। फ्रीडम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मैन की। ठीक है, तो हाउएवर डिस्पाइट द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैन सिविलाइजेशन ही हैज़ नॉट राइजन फुली अबव द रूल ऑफ एनिमल किंगडम। लेकिन मैन सिविलाइजेशन की जो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी रही है, लेकिन फिर भी इसमें बोला गया है कि जो मैन है वो अपने आप को कभी भी एनिमल किंगडम का जो रूल है उससे बाहर नहीं लेकर आ पाया है। जब so long as the elders, the more experienced, more learned, more competent, more prudent and more energetic men in society manage common affairs in the common interest, men do not lose their freedom in obeying their commands। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मतलब जब तक हमारे से बड़े लोग हैं, हमसे ज़्यादा वाइस, प्रूडेंट होता है वाइस लोग हैं, जब हमसे ज़्यादा जो लर्नेड है, जब जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तब तक वो सोसाइटी में है ना। और अगर हम उनकी डिमांड को फॉलो कर रहे हैं, कमांड को, जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, या जो ज़्यादा वाइस हैं, अगर हम उनकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, उनकी कमांड्स को ओबे कर रहे हैं, तब तक तो हमारी जो फ्रीडम है उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होता है एक्चुअल प्रैक्टिस में, क्या हम ऐसा करते हैं क्या, एक्चुअल प्रैक्टिस में हम अपने बड़ों से बात माने, हम अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा तवज्जो दें, जो हमसे ज़्यादा वाइस है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, अगर वो उसको हम बोल दें कि ठीक है तुम कॉमन अफेयर्स को मैनेज करो, तुम सोसाइटी को मैनेज करो, और तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, तो आपकी फ्रीडम कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान की बात मान रहे हो जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को एक दूसरे की पड़ी ही नहीं है, वो सेल्फिश होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, क्लेवर होते हैं, और अपने अपने बारे में सोचते हैं कि हमें सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेजेस कैसे मिले, हम सोसाइटी में डोमिनेंट पोजीशन
एक्वायर करे, ठीक है। तो सबको यही पड़ी होती है कि हम कैसे पावरफुल बने। हम ये नहीं देखते कि सोसाइटी को कैसे सर्व करें, सोसाइटी को कॉमन अफेयर्स कैसे मैनेज करें कि सबके हित में काम हो, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम हो। लेकिन हम सिर्फ अपने आप को ही पावरफुल बनाने में लगे रहते हैं, अपने ही स्पेशल प्रिविलेजेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो रहा कि हम बड़ों की नहीं बात मानते, तो सोसाइटी जो है इसलिए प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज सेक्शन में डिवाइड हो चुकी है। ऐसे लोग जिनके पास प्रिविलेजेस है, सारी सुख सुविधाएं हैं, और ऐसे लोग जिनके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं है, अंडर प्रिविलेज है। यूपी मतलब अंडर प्रिविलेज, ठीक है। तो प्रिविलेज में कौन आते हैं? ऑप्रेसर, जो हमको दबाते हैं, हम पे शासन करते हैं। और अंडर प्रिविलेज कौन होते हैं? ऑप्रेस्ड, जिन पे शासन किया जाता है। और उसी को हम दूसरी भाषा में एक्सप्लॉइटर या एक्सप्लॉइटेड बोल सकते हैं, है ना। इसको मैं एक सेकंड थोड़ा जूम आउट कर दूँ तो आपके पास क्लिक हो जाएगा। ये एक्सप्लॉइटेड बोल सकते हैं, और जिनको दबाया जा रहा है उनको क्या बोल सकते हैं? एक्सप्लॉइटेड, कि ठीक है। फिर इनको हम डोमिनेंट बोलते हैं क्योंकि ये डोमिनेट कर रहे हैं हम पे, और जिनको दबाया जा रहा है उनको हम डिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट वालों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी एक ही चीज़ है, बस उसके अलग अलग नाम यहाँ पे बता रखे हैं। इसलिए हमें बोला गया कि क्योंकि एक सेट के पास पावर होती है और दूसरा जो है वो सिर्फ जी रहा होता है, उसका कोई मकसद नहीं है, बस जी रहा है, ठीक है। जैसे जैसे उसको चलाया जा रहा है वैसे वैसे वो हमारे कठपुतली की तरह चल रहा है। जैसे प्रिविलेज में आप ब्रिटिशर्स मान लो और अंडर प्रिविलेज में आप इंडियंस मान लो। उस टाइम पे जब हम क्या थे, हमको आज़ादी नहीं मिली थी, तो उस टाइम से आप इसको कंपेयर करके सोच सकते हो। फिर प्रिविलेज क्लास हैव डेवलप अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। और जो प्रिविलेज क्लास है वो हमेशा अपना इंटरेस्ट को बनाए रखने की कोशिश करती है कि हमारा इंटरेस्ट कभी लूज ना हो। इंटरेस्ट मतलब उनकी पावर हमेशा बनी रहे। ऑब्वियसली जिसके पास पावर आ जाएगी वो क्यों खोना चाहेगा, राइट। वो हमेशा क्या करते हैं, अपने बस ऑर्डर को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं ना वो सही है। हमारा इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है डोमिनेंट क्लास के द्वारा, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, उन्होंने हमारे इस तरीके से डोमिनेट किया कि आपने देखा होगा सारे इंडियंस उनको फॉलो करने लग गए थे। इवन जो इंडियंस ही थे जो अपने ही भाई लोगों को इंडियंस को मार रहे थे, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में। जो पुलिस वाले होते हैं या जो उनके आर्मी के थे वो सारे तो इंडियंस थे, और एक बारी ब्रिटिशर्स ने बस उनको ऑर्डर दे दिया, वो इंडियंस ही इंडियंस को मार रहे हैं, उनको ही प्रताड़ना दे रहे हैं, उनको चाबुक वगैरह मारा जाता था। जैसे जलियांवाला बाग देख लो, जलियांवाला बाग में जिनको शूट का ऑर्डर दिया वो सारे इंडियंस ही तो थे, और उन्होंने अपने इंडियंस पे ही ऑर्डर चलाया। तो बस वो अपने ऑर्डर को इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं और तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एरिस्टोटल का स्लेवरी। एरिस्टोटल क्या बोलता था स्लेवरी में? अरस्तु, जो आप हिंदी में अरस्तु बोलते हो, एरिस्टोटल की अगर आपने पढ़ा होगा कभी कंसेप्ट, सो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, एक बार रब कर दूँ, एक सेकेंड। अब जैसे दो मैन है, मैन वन एंड मैन टू, ठीक है। एक मैन ऐसा है जो कि क्या है, पावरफुल पोजीशन में है, और दूसरा जो है वो स्लेव है। अभी जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं स्लेवरी को, देखो। इस जो पावरफुल है ये पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, और इसके पास मोरल एक्सीलेंस भी है, मतलब ये जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसके पास वर्च्यू है, ठीक है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, काबिलियता है। वेयर जो स्लेव है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास मेरिट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, मोरल भी नहीं है, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत, इसलिए वो स्लेव है। तो क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं तो इसको स्लेव ही बनना पड़ेगा। और इसको वो बोलते हैं कि ताकि जो ये ऐसे लोग हैं जो पावरफुल लोग हैं, जो एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, वो पावरफुल बनना चाहेंगे, और यही लोग आके जाके सत्ता को चला सकते हैं क्योंकि एजुकेटेड होंगे। तो इनको अब टाइम, अभी बोल देगा स्लेव की क्यों ज़रूरत है, वो कहते हैं कि इनको जो है फ्री टाइम मिल सके, ठीक है, लीजर टाइम मिल सके, इसलिए स्लेव की ज़रूरत है। अगर ये स्लेव वाला काम भी ये खुद ही करेंगे तो फिर सत्ता कौन चलाएगा, तो फिर देश के लिए पॉलिसीज कौन बनाएगा। तो ये इनका एरिस्टोटल का मानना था, इसलिए वो स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं कि स्लेव्स का होना भी ज़रूरी है, ताकि स्लेव्स होंगे सोसाइटी में तभी तो ये जो इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड लोग हैं उनको फ्री टाइम मिल पाएगा बाकी काम करने के लिए, सत्ता चलाने के लिए या सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, ठीक है। इवन वो बोलते हैं कि जो स्लेव्स है वो तो फुल ह्यूमन बींग्स भी नहीं होते, ठीक है, उनको तो वो पूरा इंसान भी नहीं मानता, इसलिए वो स्लेव्स को सिटीजन्स भी नहीं मानता, ये तो नागरिक भी नहीं है। हाँ, लेकिन एरिस्टोटल ने बोला था अगर जो स्लेव्स हैं वो स्लेव ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम रहे, अगर वो चाहें तो वो एजुकेटेड होके अपने मेरिट के बेसिस पे स्लेवरी से निकल सकते हैं और वो भी एक बारी को ओनर बन सकते हैं। तो ये उनका ज़्यादा वो मतलब इतना कट्टर नहीं थे कि हम जो स्लेव्स हैं हमेशा स्लेव रहेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है तुम भी चाहो तो तुम भी इनकी कैटेगरी में आ सकते हो, एजुकेटेड हो जाओ, मोरल हो जाओ, वर्च्यू डेवलप कर लो, और तुम भी फिर ओनर बन जाओगे, फिर तुम्हारे लिए दूसरे स्लेव्स ढूंढ लिए जाएंगे। तो स्लेव्स ऑफ प्रिजनर हैं, फिर स्लेव्स ऑफ वॉर भी हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देवर मेयरली लिविंग टूल्स, तो बस एक वो एक जीने मतलब एक बोलते हैं ना जीती जागती लाश, जिंदा लाश की तरह ही है वो एक बेसिकली, ठीक है, जो बस सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारे काम कर रहे हैं, उनमें कोई ज़्यादा दिमाग वगमाग है नहीं, ठीक है। तो बस स्लेव्स को क्या करना है, अपने मास्टर्स को सर्व करना है, जो उनके मास्टर बोले वो करना है। और ये मैंने आपको बताया ना, लीजर, लीजर मतलब होता है फ्री टाइम, जो आपका फ्री टाइम मिल सके, किसको, फ्री मैन को, फ्री मैन कौन, मास्टर्स,
ठीक है, उनको फ्री टाइम मिल सके ताकि वो अपने वर्चू यानी कि उनकी जो काबिलियता है, उनकी जो क्षमता है, उसका वो इस्तेमाल कर सके। जो मैंने बताया बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको बस इसी लैंग्वेज में बता दिया। थोड़ा और एग्जाम्पल देके, द प्रिविलेज क्लास ऑलवेज स्टूड इन द डिफेंस ऑफ स्टेटस को। और देखो सबसे अच्छी बात, अगर आप आज भी देखोगे, ठीक है, तो जो हमेशा जिनके पास प्रिविलेज होगा ना, जो हमेशा प्रिविलेज रहेंगे, ठीक है, वो हमेशा यही चाहेंगे कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे। स्टेटस क्वो का मतलब क्या होता है, अगर जिसको नहीं पता, स्टेटस क्वो का मतलब है जो जैसा है वैसा ही रहे। तो प्रिविलेज क्लास क्या कभी कोई चाहेगा? कल को आप पावरफुल हो जाओ तो आप चाहोगे क्या कि मैं अपनी जो समाज है उसमें बदलाव लाऊं? नहीं, आपको पता है मैं थोड़ा सा भी बदलाव लाऊंगा या लाऊंगी तो मेरी जो पोजीशन है उस पर खतरा हो सकता है, इसलिए जो जैसा है वैसा चलने देना चाहिए। तो प्रिविलेज क्लास जो हमेशा स्टेटस को में बिलीव करता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रीवियस पोजीशन चेंज हो। ये बस एक ही तरीका है इन प्रिविलेज क्लास को सबक सिखाने का कि जो सब्जेक्ट क्लास है, सब्जेक्ट क्लास मतलब जो इनके अंडर एक्सप्लॉइट हो रही है, वो उनको रिवोल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, इस इनजस्टिस के अगेंस्ट, अन्याय के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, ऑपरेशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि वो चैलेंज कर सके स्पेशल प्रिविलेजेस को, डोमिनेंट क्लास के, और लिबर्टी का स्लोगन रेस कर सके। और लिबर्टी का स्लोगन क्या है? सीधा सीधा लिबर्टी का मतलब है आप चाहते हो इक्वालिटी। अगर आप लिबर्टी की डिमांड कर रहे हो मतलब अब आप क्या डिमांड कर रहे हो? इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हो ना बेसिकली। तो लिबर्टी क्या है? एक फोर्स है बिहाइंड सोशल चेंज। तो लिबर्टी एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से आप समाज में एक बदलाव ला सकते हो। सोशल चेंज यानी कि एक समाज में बदलाव ला सकते हो। ये एक वॉइस है, ये एक आवाज़ है ऑप्रेस्ड की। ऑप्रेस्ड मतलब जिसको दबाया जा रहा है। ये एक आवाज़ है अन्याय के खिलाफ। ये एक आवाज़ है ह्यूमन वैल्यूज़ को रीस्टैब्लिश करने की। ठीक है, एनिमल किंगडम की तरह रूल हमें फॉलो नहीं करने, ये अगेंस्ट है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का रूल क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है, तो हमें जानवर बन के नहीं रहना है कि जैसा है वैसा रहने दो, हमें कुछ नहीं करना, जो हम तो जो लोग बोल रहे हैं हमें मानना है, बस हमें तो एग्जिस्ट करना है, एक कीड़े मकोड़े की तरह एग्जिस्ट करना है सोसाइटी में। नहीं, तो हमें इसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठानी है। तो ये एक पैराग्राफ पढ़ के लगा कि जैसे मैं कोई मतलब इंस्पिरेशनल स्पीच दे रही हूँ किसी सेमिनार में और लोगों को भड़का रही हूँ कि भाई आवाज़ उठाओ, ये करो वो करो। तो मुझे ऐसा थोड़ी देर के लिए फीलिंग आया। ठीक है, तो फिर देन स्कोप ऑफ लिबर्टी। स्कोप ऑफ लिबर्टी की अगर मैं बात करूँ तो लिबर्टी की जो प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या करना होता है, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्लेम्स होते हैं, मतलब अलग अलग क्लेम्स यानी कि एक तरीके से मुद्दे होते हैं। ठीक है, उनको हमें एडजस्ट करना है बस। जो सोसाइटी यानी कि कम्युनिटी, आपकी समाज और आपके बीच में जो अलग अलग मुद्दे हैं उन्हीं एडजस्ट करते चलो और आपकी जो लिबर्टी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाएगी। सिंपल। ठीक है, द स्टेट कम इनटू द पिक्चर बिकॉज अब स्टेट का क्या रोल है भाई? लिबर्टी की में स्टेट का क्या रोल है? तो स्टेट पिक्चर में कब आएगा? पिक्चर में इन द सेंस कि जैसे होता है ना मूवीज होती हैं, तो मूवी का स्टेट का क्या रोल है उस मूवी में? इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, तो स्टेट कहाँ से आया? समाज और मेरी और आपकी बात चल रही है, तो स्टेट का क्या कार्य, मतलब क्या मुद्दा है उसको आने का? ठीक है, तो एक हीरो है, ठीक है, ऐसा मान लो एक हीरो है, एक हीरोइन है, तो भाई सपोर्टिंग एक्टर या विलन का क्या रोल है इसमें? तो ऐसा ये एक ही सेंटेंस बोलना चाहता है। बिकॉज इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग देयर रिलेशन। बिकॉज इस हीरो और हीरोइन के बीच में जो रिलेशन बनाएगा वो विलन ही बनाएगा। विलन ने हीरोइन को अगवा लिया है, ठीक है, तो हीरो अगर उसको बचाने आएगा तभी हीरोइन को उससे प्यार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये मैंने बहुत बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। हीरोइन और हीरो। हीरो हमारा कौन है भाई? इंडिविजुअल। हीरोइन कौन है? हमारी लिबर्टी। ठीक है, विलन कौन है? मान लो स्टेट। ठीक है, जब तक स्टेट जो है हमारी हीरोइन यानी कि लिबर्टी को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है या उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिविजुअल को चाहिए लिबर्टी। ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि हमें लिबर्टी चाहिए, हमारी हीरोइन चाहिए, तो उसमें स्टेट और लिबर्टी को इंडिविजुअल को तब तक नहीं मिलेगी। लिबर्टी जो है हीरोइन हमारी, वो हीरो को यानी कि इंडिविजुअल को तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि स्टेट को हम कंट्रोल नहीं कर लेते। इसलिए स्टेट का पिक्चर में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि इन दोनों के रिलेशन को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा अब। लेकिन अगर लिबर्टी को हद से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो भी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर मतलब आप लिबर्टी को, आपकी जो हीरोइन है, इतनी ज़्यादा तवज्जो दे दो, इतनी ज़्यादा तवज्जो दे दो और वो लिबर्टी को बोल दो कि भाई सोसाइटी के इंटरेस्ट को आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, जो सोसाइटी में हो रहा है होने दो, हमें तो अपनी लिबर्टी की पड़ी है, मतलब हम अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए कल को मैं किसी का मर्डर कर दूं या सोसाइटी को सत्यानाश कर दूं तो क्या हो जाएगा? जो मेरी लिबर्टी है वो एक क्या बन जाएगी? लाइसेंस बन जाएगी।
लाइसेंस क्या, लाइसेंस कुछ भी करने का। तो लाइसेंस होता है ना जैसे गाड़ी चलाने का, तो लाइसेंस का मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बोला गया कि इंडिविजुअल को इतनी भी लिबर्टी मत दो कि वो कल को सर पे चढ़ जाए और सोसाइटी के इंटरेस्ट को, सोसाइटी के हित को ही हार्म करने लग जाए, डिसरिगार्ड करने लग जाए। ऑन द अदर हैंड, इफ द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल इज इंक्रीज स्ट्रिक्टेड, लेकिन लिबर्टी को अगर हद से ज़्यादा भी ख़त्म कर दिया जाए, एक तो हद से ज़्यादा लिबर्टी बढ़ाएंगे तो वो लाइसेंस बन जाएगा, लेकिन लिबर्टी को हद से ज़्यादा ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा भी आप उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हो, लिबर्टी नहीं दे रहे हो, ठीक है, और सोसाइटी जो है इंटरेस्ट, सोसाइटी के इंटरेस्ट के हित में आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, वो उससे आएगा आपका अनकंडीशनल सबमिशन टू अथॉरिटी। इससे क्या होगा, लिबर्टी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो एक और बारी इसको अच्छे से समझते हैं, एक सेकेंड, आई होप समझ तो आ गया होगा। बाकी मैं एक और बारी अपनी सहूलियत के लिए और आपको जिसको नहीं आया एक और बारी और इजी लैंग्वेज में इस स्टेटमेंट को समझा देती हूँ। सो देखो यहाँ पे आपके बीच में दो रिलेशंस है, एक लिबर्टी और लाइसेंस का, जो कि है नेगेटिव रिलेशन। और ये कब बनता है, जब लिबर्टी को आपको हद से ज़्यादा दे दिया जाए कि वो आपका लाइसेंस बन जाए, तो ये नेगेटिव। एक लिबर्टी है और अथॉरिटी का रिलेशन, अगर लिबर्टी को आपसे हद से ज़्यादा छीन लिया जाए कि आपके पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आप अथॉरिटी को सबमिट कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को अथॉरिटी को सौंप रहे हो, तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव रिलेशन। तो लिबर्टी बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी चाहिए किसी को और बहुत कम भी ना हो, किसी सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट ने पूरी तरीके से आपकी लिबर्टी छीन ही ली, तो वो भी ना हो, एक बीच का रिलेशन हो, बैलेंस्ड रिलेशन हो, ताकि वो लाइसेंस भी ना बने और लिबर्टी जो है अथॉरिटी भी ना बने। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। यही आपको इस ये जो फ्लो चार्ट है, मैंने आपको ओपी गाबा 1.0 में जो फ्लो चार्ट्स करवाए थे ना, बहुत सारे, ज़्यादा नहीं है उसमें, तो ये वाला मैंने करवा दिया था कि लिबर्टी, अथॉरिटी और लाइसेंस के बीच में क्या रिलेशन है। और अगर लिबर्टी को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, मतलब अनड्यू एक्सपेंशन, तो वो लाइसेंस बन जाता है, और हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए लिबर्टी को, तो वो अथॉरिटी उसको लिबर्टी को छीन लेती है। ठीक है, सिंपल। तो ये लिबर्टी एंड लाइसेंस जो है वो वही सेम बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझाई कि लिबर्टी को हद से ज़्यादा कर दिया जाए, ये वो, तो जो भी सभी समझाया वो लाइसेंस बन जाएगी, ये से यहाँ तक सेम ही लिखा हुआ है। यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि जो अगर एक मैन को हद से ज़्यादा लिबर्टी मिल जाए, तो वो जो मैंने आपको मर्डर वाला कंसेप्ट बताया था, ठीक है, तो एक को हद से ज़्यादा लिबर्टी मिल जाए तो वो तो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे का मर्डर भी कर देगा, कल को अगर उसे लगे कि अच्छा मेरी सत्ता पे ये हार्म कर सकता है, तो उसको मर्डर करवा देगा। ठीक है, तो अपनी लिबर्टी को बचाने के लिए आप दूसरों की लिबर्टी को नहीं छीन सकते। तो लिबर्टी कोई लाइसेंस नहीं है आपके पास कि कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं, तो एक अपनी लिबर्टी को बचाने के लिए आप दूसरी की लिबर्टी को कॉन्स्ट्रेंट या ऑप्रेस नहीं कर सकते। ये ऐसा यहाँ पे बोला गया, लिबर्टी ऑफ द स्ट्रॉन्ग वुड अमाउंट टू सप्रेशन ऑफ द वीकर, क्योंकि लिबर्टी अगर स्ट्रॉन्ग को मिल गई जो बहुत पावरफुल है, तो सिंपल सा मतलब है कि अगर लिबर्टी स्ट्रॉन्ग को मिल रही है, मतलब कि आप जो वीकर सेक्शन है वो खतरे में है। ठीक है, सिंपल। देन जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट होता है, वही सारी बातें घुमा फिरा के लिखी हुई हैं। फिर एक जो ड्राइवर की जो फ्रीडम है, अगर वो एक ड्राइवर को फ्रीडम दे दो कि भाई तू कितनी भी स्पीड में कार चला, किसी भी डायरेक्शन में चढ़ा, हम तेरे को नहीं रोकेंगे क्योंकि तेरे पास लिबर्टी है, तो इससे तो दूसरे की लाइफ पे खतरा है ना। ठीक है, जो बाकी रोड उसके बाप का थोड़ी है, बाकी रोड तो बाकी लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिंपल सा। ठीक है, ऑफेंड नहीं होना है बहुत, मैं मतलब फन वे में पढ़ा रही हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और थोड़ा मतलब हंसी मजाक भी चलता रहे। ठीक है, तो ये एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है कि लिबर्टी को बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने आप को। इट कैन नॉट बी परमिटेड इन सिविल सोसाइटी, और इस बात की परमिशन तो आपको सिविल सोसाइटी, क्योंकि आप सिविल सोसाइटी का पार्ट हो, इसलिए उस ड्राइवर को हद से ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जा सकती, या आपको हद से ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना है। नहीं सोचेंगे तो फिर वो इटसेल्फ जो पूरा का पूरा पर्पस है लिबर्टी देने का, वो ही खत्म हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो ये वो घुमा फिरा के बहुत कॉमन सेंस था, आपको अपने आंसर में लिख सकते हो अगर आप आंसर राइटिंग के लिए वीडियो देख रहे हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे। तो मेरे ऐसा अगर आप एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव वाला देख रहे हो तो ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू बेस्ड में इतना काम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो गई। ठीक है, जो अजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, माइट भी उसमें हेल्प कर जाए। इफ फ्रीडम इज नॉट बिकम अ प्रोरोगेटिव ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और फॉर दैट अ मैटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट मस्ट बी रेगुलेटेड इन सच अ वे दैट none shall use his freedom so as to destroy the freedom of the others। तो इसमें बोलना चाह रहा है कि अगर आप फ्रीडम जो है किसी सिंगल इंडिविजुअल को दे रहे हो, या फ्रीडम जो है आप ग्रुप को दे रहे हो, या ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल्स है उनको दे रहे हो, ठीक है, तो आप फ्रीडम किसी को भी दे रहे हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इससे दूसरों की जो फ्रीडम है वो डिस्ट्रॉय ना हो। अब मेन आता है यहाँ पे जो आपके हेल्प करेगा, एक तो सबसे पहले एल टी हॉबहाउस, वेरी इंपॉर्टेंट। एल टी हॉबहाउस की बुक यहीं पे याद कर लो, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, ये आपके यूजीसी नेट के पेपर में भी पिछली बार पूछी गई थी, सीयूटी पीजी में भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आपके अगर आप आंसर राइटिंग के लिए देख रहे हो तो आंसर में भी आप इनका जो एक कोट कर सकते हो इनको, कि ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि थिंकर और उनकी बुक कोट किया करो ताकि आपको हेल्प करे। ठीक है, आंसर में आपको ये +1 +2 देगी अगर आप यूजीसी कह रहे हो, सॉरी यूजी या पीजी के आंसर राइटिंग के लिए वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे आप इसको देखो याद कैसे कर सकते हो ना, हॉब हाउस है ना, तो एक हाउस है, हाउस के अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो एक हाउस है, आपको हाउस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है, जिससे आप खेल रहे हो या आप उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके आपने वो घर बनाया है। तो हाउस एलिमेंट्स, इन दोनों को बस एक छोटा सा ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। द अनचार्टेड फ्रीडम ऑफ वन वुड बी द अनकंडीशनल सर्विट्यूड ऑफ ऑल बट वन। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, एक बार मैं इसको पूरा पढ़ लेती हूँ। एंड कन्वर्सली, अ फ्रीडम टू बी इंजॉयड बाय ऑल मस्ट इम्पोज सम रिस्ट्रेंट अपॉन ऑल। तो अनचार्टेड फ्रीडम क्या है? अनचार्टेड फ्रीडम जिसमें किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया सकता, मतलब खुलेआम, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड फ्रीडम है आपके पास। तो अगर आपके पास अनलिमिटेड फ्रीडम है तो इसका मतलब क्यों है, क्या है, अगर आप एक को अनलिमिटेड फ्रीडम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल पीएम है मोदी जी, ठीक है, उनको आपने अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी, वो कल को कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो हिटलर भी बन सकते हैं। ठीक है, अब इस पे ऑफेंड नहीं हो रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इससे क्या हो, इसका मतलब क्या हो गया, आपने उसको एक अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी, जो सोसाइटी में जितने लोग, हम लाखों लोग रह रहे हैं, वो हम क्या बन गए, स्लेव बन गए। सर्विट्यूड क्या होता है, स्लेव बन जाना उनका। ठीक है, और उसका उल्टा करें तो अगर आपने फ्रीडम सबको दे दी, सिर्फ एक पर्सन को नहीं दी जैसे मोदी जी को नहीं, पूरे सब पूरे समाज को फ्रीडम दे दी कि आप सब अपनी अपनी फ्रीडम एंजॉय करो। लेकिन अगर पूरे समाज को फ्रीडम दिया तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सबको ही फ्रीडम दे दोगे तो फिर वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखो, लिखा हुआ है कन्वर्सली, फ्रीडम टू बी इंजॉयड बाय ऑल। अगर हम चाहते हैं कि सारे अपनी अपनी फ्रीडम इंजॉय करें, अच्छे से इंजॉय करें, तो उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना भी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट थिंकर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट पार्कर। अर्नेस्ट पार्कर और उनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये भी आपके पेपर में पूछी जाती है एमसीक्यूज में। ठीक है, हैज सॉट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन वाइडर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और इसने ही प्रिंसिपल लिबर्टी और लाइसेंस वाला प्रिंसिपल को अलग अपने भाषा में यहाँ पे इस पैराग्राफ में समझाया है। तो पहले तो बुक याद कर लो अर्नेस्ट पार्कर की, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो बार्कर इज लाइक जो बार्क करता है ना, कुत्ते को जैसे बोलते हैं ना, कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंक रहा है हिंदी में क्या होता है, बार्क करना है, कुत्ता बार्क कर रहा है। ठीक है, तो बार्क क्या कर रहा है, वो भौंके जा रहा है, किसके बारे में भौंके जा रहा है, सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। ठीक है, या अपने प्रिंसिपल्स के बारे में भौंके जा रहा है, ऐसे करके कुछ इसको याद रख लेना। तो जब हम लिबर्टी के बारे में बात करते हैं तो हमें सबकी लिबर्टी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे एक उन्होंने ओनर और वर्कर का एग्जाम्पल दिया है कि जो ओनर है किसी भी, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, कोई मिल है, ठीक है, फैक्ट्री है, मान लो फैक्ट्री का एक ओनर है, तो ओनर जो है इस तरीके से काम करे कि उसको खुद का भी प्रॉफिट हो, और ओनर इस तरीके से भी काम करे कि जो वर्कर्स हैं, अगर वर्कर्स अच्छा करके दे रहे हैं उसको, तो वो फ्री उसको क्या करे, उसकी जो वर्किंग कंडीशंस है उसको भी अच्छा रखे, प्लस उसको बोनस वगैरह भी देता रहे, और उसकी जो लिविंग कंडीशन है उसको भी सुधार के रखे, क्योंकि अगर वर्कर्स अच्छे से रहेंगे, उनको बोनस वगैरह मिलेगा, तो ओनर को भी फायदा होगा। तो इसलिए अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल, जो ओनर है उसके पास लिबर्टी है, वो बॉस है, वो चाहे तो वर्कर से कैसे भी काम करा सकता है, लेकिन उस ओनर को अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए ताकि वर्कर्स भी खुश रहे, उनकी कंडीशंस भी अच्छी रहे और वो अच्छे से काम कर सके। यही उनकी कंडीशंस को डिटरमाइन करता है। और लिबर्टी ऑफ ईच रिलेटिव टू द अदर्स, क्योंकि क्या है, रिलेटिव लिबर्टी है। रिलेटिव लिबर्टी क्या होता है, रिलेटिव लिबर्टी मतलब कि आपकी जो लिबर्टी है वो मेरे पे निर्भर करती है, कि अगर वर्कर्स को लिबर्टी दी जाएगी तो वो अच्छा काम करेंगे, तो ओनर का भी फायदा होगा। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो उसको हमेशा रेगुलेट मत करके रखो, हमेशा कंट्रोल करके मत रखो वर्कर्स को, थोड़ा ऑटोनॉमी भी दो, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रेगुलेट भी करना ज़रूरी है। यही पूरा एक पैराग्राफ है, इसको बहुत मुश्किल भाषा में दिया हुआ था, मैंने आपको इजीली समझा दिया। अब पढ़ लेते हैं लिबर्टी एंड अथॉरिटी। लिबर्टी एंड अथॉरिटी क्या है, ये एक मतलब लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है बाय मेजर ऑफ इक्वल लिबर्टी टू बी एंजॉयड बाय अदर्स। ठीक है, तो यानी कि इसमें आप क्या करते हो, लिबर्टी को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं देते, और जिससे की वजह से क्या होता है, आप अपनी फ्रीडम को कभी भी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, वन मैंस लिबर्टी शुड नॉट बिकम ऑब्स्ट्रक्शन इन द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी बाय अदर्स। तो अगर एक आदमी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है हद से ज़्यादा, ठीक है, उसको बांधा जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसकी वजह से दूसरों की लिबर्टी हार्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या यहाँ पे किसी को हद से ज़्यादा लिबर्टी दे रही है तो दूसरे की लिबर्टी हार्म नहीं होनी चाहिए, वो पुरानी वाली बात लिखी हुई है, पर ये अथॉरिटी वाले सेंस में जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एज लिबर्टी इज डिमांडेड फॉर मैन एज अ रैशनल बीइंग। तो हम क्या क्या सोच के एक इंसान को लिबर्टी दोगे, आप अपने आसपास भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कितना फ्रीडम दोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई स्टेट आपको लिबर्टी दे रहा है, क्योंकि आप एक रैशनल बीइंग हो, आप में सोचने समझने की क्षमता है, आप में लॉजिक है।
ठीक है, जो पागल खाने में लोग हैं उनको तो थोड़ी हम लिबर्टी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग को रैशनल मानते हैं, तर्क वाला इंसान मानते हैं कि इसमें तार्किक है ये, इसलिए हम उसको लिबर्टी देते हैं कि हम पता है कि ये सोच समझ के अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल करेगा, ये दूसरों को हार्म नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए लिबर्टी दी जाती है। और आइडियल ऑब्जेक्ट्स है, तो मैन को पता है कि हमें मेरे लिए क्या रैशनल ऑब्जेक्ट है, क्या आइडियल है, ठीक है। और ईच इंडिविजुअल शैल परस्यू हिज हैप्पीनेस इन कंसोनेंस विद द हैप्पीनेस ऑफ सोसाइटी, और अपनी खुशी के लिए आपको सोसाइटी की खुशी को खराब नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल का जो गुड है, अपनी भलाई करने के चक्कर में आप सोशल गुड को हार्म मत करो, क्योंकि सोशल गुड जो है वो इंडिविजुअल गुड से ही तो आएगा। समाज जो है अच्छा कब होगा, जब समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं वो अच्छे होंगे, वो सबके बारे में सोचेंगे। तो आपका समाज का हित जो है आपके हित पे निर्भर करता है, ठीक है। और एक परफेक्ट स्टेट जो होता है उसमें किसी भी तरीके का रेगुलेशन ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट स्टेट में इंडिविजुअल सारे अच्छे होते हैं, ठीक है, सब गुड बॉय गुड गर्ल हैं, वो सब अपने लिए भी जो सोच रहे हैं अपने लिए सोच रहे हैं, वो बुरी बात नहीं है, अपने लिए सोचो, लेकिन उसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान ना हो ऐसा कुछ करके सोचो, ठीक है। कल को मैं डॉक्टर बन रही हूँ तो मेरा दूसरों के लिए मैं भलाई के लिए बन रही हूँ और अपनी खुशी के लिए भी बन रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना, मेरे को दूसरों की हेल्प करना पसंद है, ठीक है, या IAS IPS बन रही हूँ, लेकिन मैं कल को मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं तो चोर बनूंगी बड़ी होके, सो ये थोड़ी कोई बात हुई, ठीक है। सो इन द रियल वर्ल्ड इंडिविजुअल्स आर नॉट परफेक्ट, तो लेकिन परफेक्ट सोसाइटी तो एग्जिस्ट करती नहीं है भाई, सारे ऐसे तो होते नहीं है कि सब अच्छे होते हैं, आइडियलिस्टिक तो हम है नहीं, हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं। रियल वर्ल्ड में जो इंसान है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, हाँ उसमें क्षमता है परफेक्ट होने की, लेकिन वो परफेक्ट होता नहीं है। रेगुलेशन ऑफ लिबर्टी, इसलिए लिबर्टी पे रोक टोक लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे आ जाता है, जब लिबर्टी पे रोक टोक लग जाती है तो यहाँ लिबर्टी को क्या बन जाते हैं आगे चल के, वो अथॉरिटी बन जाती है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, लिबर्टी और अथॉरिटी, जो पहले हमने लाइसेंस पढ़ा, अथॉरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ताकि हम दूसरों की लिबर्टी को भी तो बचा सकें, ठीक है, इसलिए रेगुलेट करना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पे फिर से अर्नेस्ट पार्कर का जो मैंने अभी बुक पढ़ाई, अब बताओ कमेंट सेक्शन में, या फिर अभी आप सोचो मैंने क्या ट्रिक से याद कराया था कि क्या भौंक रहा था वो, ठीक है। लिबर्टी विद इन द स्टेट इज दस अ रिलेटिव और रेगुलेटेड लिबर्टी, इसलिए जो आपको स्टेट के क्योंकि अगर आप स्टेट का पार्ट हो, स्टेट का आपको कंट्रोल कर रहा है और आप समाज में रह रहे हो, समाज में नहीं यहाँ पे मतलब स्टेट, यहाँ पे है आपका राज्य, ठीक है। तो सोसाइटी इज डिफरेंट, स्टेट इज डिफरेंट। स्टेट यानी कि आपकी सरकार जो आपको चला रही है, तो वो आपको क्या करती है, आपकी लिबर्टी को रेगुलेट करती है और रिलेटिव लिबर्टी लेकर आती है। रिलेटिव मतलब कि एक हाथ दे और एक हाथ ले, ठीक है, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो बदले में आपकी लिबर्टी को हम थोड़ा बहुत छीनेंगे भी, ठीक है, ताकि वो सबके लिए अच्छा हो, ग्रेटेस्ट कॉमन के लिए, ग्रेटेस्ट सोसाइटी के लिए, या ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हो, ये पॉसिबल हो सकता है। इसमें दो चीज़ों के लिए डिफाइन किया गया अर्नेस्ट पार्कर ने, बाय द नीड ऑफ ईच टू एंजॉय सिमिलर एंड इक्वल लिबर्टी। पहला कारण तो स्टेट ये देता है कि भाई हम तुम्हारी लिबर्टी को रेगुलेट क्यों कर रहे हैं, हम तुम्हारी लिबर्टी को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबको इक्वल लिबर्टी का अधिकार है, ठीक है, सब इक्वल है, सबकी लिबर्टी इतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी। बाय द नीड ऑफ ऑल टू एंजॉय द स्पेसिफिक लिबर्टी ऑफ रियलाइजिंग स्पेसिफिक कैपेसिटीज़। और दूसरा कारण ये है लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करने का, ताकि हर कोई अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सके और अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम कर सके। नहीं तो आप अगर आपने अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर लिया तो जो सामने वाले की क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। आप उसको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करने दे रहे हो, आप खुद में ही अपनी इतनी सारी ज़्यादा लिबर्टी लेकर बैठे हो, ठीक है। तो उसको भी कैपेसिटी, उसको भी मौका दो बेचारे को, जो अगर अपनी क्षमता को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो इसलिए लिबर्टी को ये दो कारण है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एक इक्वल लिबर्टी के लिए, दूसरा ताकि हम जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को रियलाइज कर सकें, फुलफिल कर सकें। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने लिबर्टी को रेगुलेट किया है, रिलेटिव लिबर्टी को, ठीक है, तो आप लिबर्टी को कंट्रोल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिबर्टी का जो प्रिंसिपल है उसको हार्म कर रहे हो, नहीं, वो ज़रूरी है इसलिए आप कर रहे हो। कभी भी ये मत सोचना कि वैसे तो आप नहीं सोचोगे, आप सब बच्चे समझदार हो, देख रहे हो तो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है आपको असर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता है। अभी आपको पता है कि हाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर लिबर्टी को रेगुलेट किया जा रहा है, इसका मतलब लिबर्टी जो है डाइल्यूट हो रही है, कम हो रही है, लिबर्टी कम हो रही है। तो लिबर्टी को रेगुलेट करना का मतलब ये नहीं है कि लिबर्टी को कम करना या लिबर्टी को ख़त्म कर देना, वो ज़रूरी है इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये उसका एक फाउंडेशन रखता है, सब्सटैंटिव फाउंडेशन है जो कि ज़रूरी है, ठीक है। फिर वही सारी बातें यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी हुई हैं। देन रेगुलेशन ऑफ लिबर्टी इम्प्लाइज द रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक, ऑफ द स्टेट। मतलब आप अगर जहाँ पे आपको लगे ना कि आपकी लिबर्टी जो है कंट्रोल की जा रही है, रेगुलेट की जा रही है, इसका मतलब की है कि जो स्टेट की अथॉरिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसको पालन किया जा रहा है, स्टेट की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, तभी तो लिबर्टी को रेगुलेट किया जा रहा है। और स्टेट किसके ऊपर रेगुलेट करता है भाई, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो किसके ऊपर होती है, स्टेट की अथॉरिटी होती है इंडिविजुअल के ऊपर,
ठीक है। अगर लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल कैनॉट बी परमिटेड टू बी एब्सोल्यूट, तो हम किसी भी को पूरी तरीके से एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दे सकते। अब जैसे मैंने आपको एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी समझाया था ना पिछली क्लास में, जिसने नहीं देखा देख लेना। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण, ठीक है, हर तरीके से, मतलब आप पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो, वो होती है एब्सोल्यूट लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी एंड लाइसेंस वाला मैंने बता दिया। एब्सोल्यूट लिबर्टी को डिनाई किया जाता है इंडिविजुअल को, ताकि क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दी जाती है। पूर्ण, पूर्ण बोलते हैं यार जिसको, आप सुपीरियर बोलते हैं, अल्टीमेट लिबर्टी नहीं दी जाती। ठीक है। लिबर्टी और अथॉरिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। डी राफेल का एक इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ पे आप ये वाली एक और बुक आ गई, तो जिसके अंदर अपुयामा में जितनी बुक्स है सारी इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, या तो आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगी, या फिर आपके एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। डी राफेल द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी, सॉरी राफेल पढ़ा है ना, राफेल आपको पता है ना, मिसाइल, वो वाली राफेल। तो राफेल से क्या होता है, अगर राफेल को लॉन्च कर दिया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, तो ऐसे याद कर लो कि राफेल लॉन्च हो गई, अब हमारे प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि राफेल लॉन्च कर दिया। ठीक है, सो ये हो गया। देन अब जो हॉब्स है, हॉब्स भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि हॉब्स भी बोलते हैं कि हाँ भाई लिबर्टी पे थोड़ा बहुत लिमिटेशन तो लगाया जाना चाहिए। अब ऐसी स्टेटमेंट जो है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करती है। कभी हॉब्स से क्वेश्चन आ जाए, थॉमस हॉब्स से, और आपको बोल दे कि थॉमस हॉब्स जो है वो लिबर्टी को लिमिट करने की बात करते हैं कि नहीं, तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो आप सोचो कि पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, तो हॉब्स बोलते हैं कि हाँ भाई लिबर्टी लिमिट कर देना चाहिए अगर वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करे, स्टेट की अथॉरिटी को बेनिफिट करे, तो लिबर्टी को लिमिट कर सकते हैं। वेयर एज लॉक और जेएस मिल जो है वो क्या बोलते हैं, तो हर देखो इसमें हर थिंकर का व्यू दिखा हुआ है लिबर्टी के ऊपर, तो यहीं से तो क्वेश्चन बनता है कि हॉब्स क्या मानते थे लिबर्टी को लेकर, लॉक और जेएस मिल का क्या व्यू था लिबर्टी को लेकर। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। एक तो कॉमन सेंस वाला होता है जो सबको पता होता है, एक थिंकर्स का होता है वो यहाँ से पता चल जाता है। वो बोलते थे कि स्टेट अथॉरिटी शुड बी मार्क लिमिटेड सो एज टू लीव सच रूम फॉर पॉसिबल फॉर लिबर्टी। तो ये भी मानते थे कि हाँ भाई लिबर्टी को लिमिट कर देना चाहिए ताकि एक लिबर्टी, बाकी की लिबर्टी हार्म ना हो। तो हॉब्स, लॉक और मिल तीनों ही चाहते थे कि लिबर्टी जो है लिमिट हो ताकि वो स्टेट के बेनिफिट के लिए हो। ऐसा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो बस। और जब हम अथॉरिटी पे लिमिटेशंस लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर जो स्टेट है वो हमारी लिबर्टी पे लिमिटेशंस लगा रहा है, हमको कंट्रोल कर रहा है, तो उतना ही ज़रूरी है कि हम स्टेट की अथॉरिटी को भी कंट्रोल करें। स्टेट को भी हद से ज़्यादा फ्रीडम ना दे दे कि वो कुछ भी करे, सोशल पर्पस को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्टेट की अथॉरिटी पे भी लिमिटेशन लगाना उतना ही ज़रूरी है ताकि अथॉरिटी जो है मीनिंगफुल हो पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्टेट को लीगल पावर्स देते हैं। ठीक है, लीगल पावर्स मतलब कि जो स्टेट है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो अगर हमने इसको लॉ के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बोल दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्टेट की जो लिबर्टी है वो भी लिमिट हो गई। सिंपल। अगर हमने बोल दिया कि भाई जो तू स्टेट है, तू लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा, अगर लॉ के अकॉर्डिंग बाहर जाके काम किया तो तेरी अथॉरिटी गई। ठीक है, तो स्टेट की अथॉरिटी पे भी हमने लिमिटेशन लगा दिया ताकि वो भी ज़्यादा कुछ हम पे परेशानी ना कर सके। नो स्टेट कैन अफोर्ड टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स, कोई किसी भी स्टेट को आप रियल वर्ल्ड में अनलिमिटेड पावर्स नहीं दे सकते। ठीक है, फिर कोई किसी भी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पावर है, हैज़ अनलिमिटेड प्रैक्टिकल पावर, कोई भी स्टेट के पास अनलिमिटेड प्रैक्टिकल पावर नहीं हो सकती लॉ बनाने की, क्योंकि कानून भी तो स्टेट ही बना रहा है। तो अब कानून बनाने में भी उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप कोई भी कानून नहीं बना सकते अपनी मर्जी से। ठीक है, तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो एक जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे पार्लियामेंट, वो ऑफिस में रहकर क्या करते हैं, ऑफिस मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, रिगार्ड टू पॉलिटिकल देन टू द लीगल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो वो ज़्यादा तवज्जो राजनीतिक चीज़ों को देते हैं ना कि कानून वाली चीज़ों को। टू वट इट कैन बी इफेक्टिवली डू दैन टू वट में लीगली डू। तो वो ये सोचते हैं कि हम इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, वो ये नहीं देखते कि हम लीगली हमें क्या करना चाहिए, लॉ के दायरे में रह के हमें क्या करना चाहिए, वो ये नहीं देखते। तो ये जो कटु सत्य है कि ऐसा होता है, वो राफेल ने बताया था कि जो एक लेजिस्लेचर है वो हमेशा अपने पॉलिटिकल नीड्स के बारे में सोचता है कि मेरे को राजनीतिक तरीके से मुझे क्या करना चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए, लेकिन वो कभी ये नहीं देखता कि लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सही क्या है, नहीं बस वो देखते हैं पॉलिटिकल क्या है। तो बेसिकली राफेल इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सिंपल, वो बोलते हैं कि जो एक स्टेट है, जो राज्य है, वह कानून बनाता है और उसके पास उस कानून को लागू करने की भी पावर है। सिंपल, ठीक है, और वो चाहे तो, क्योंकि वो स्टेट जो है खुद लीगल है, हमने ही स्टेट को बनाया है, स्टेट लीगल है, तो स्टेट के पास जो है कोर्सिव पावर होती है। कोर्सिव पावर मतलब पनिशमेंट वो दे सकता है अगर हम उसके कानून को फॉलो ना करें। सिंपल, क्योंकि वो लीगल है।
ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जो लॉ है, लॉ में बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं और स्टेट जो है वो फ्री होता है कि आपको मतलब कंपल्शन कर सके, आप पे फोर्स कर सके कि तुमको फोर्सफुली अब बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हें बांधना ही पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, वो फोर्स दे सकता है अगर स्टेट चाहे। ठीक है, उसके लिए स्टेट जो है फ्री है, तो वो हम पे पनिशमेंट दे सकता है अगर हम उसकी बात नहीं माने, क्योंकि वो लॉ के दायरे में रह के काम कर रहा है। तो ठीक है, तो कंपल्शन जो है स्टेट का, कंपल्शन मतलब होता है ना, कंपल्सरी है, तुमको ये करना ही करना पड़ेगा, कंपलसरी। तो कंपलसरी का ही है यहाँ मतलब कंपल्शन, कि वो उसके लिए क्या है, एक हथियार की तरह है। कंपल्शन एक उसके हथियार की तरह है। किसके हथियार की, किसके लिए हथियार है कंपल्शन? स्टेट के लिए एक हथियार है, नॉट अ मोरल वेपन। ये मोरल वेपन नहीं है, ये एक फिजिकल वेपन है। ठीक है, ये मतलब आपका नैतिकवादी वो नहीं है, सिद्धांत या नैतिकवाद का एक हथियार नहीं है कि आपको नैतिकता से फॉलो करना है, नहीं। तो नैतिक रहोगे तो फिर आप पनिशमेंट ही नहीं दे पाओगे, विच वुड बी नॉट ओनली मोर इफेक्टिव। लेकिन जो फिजिकल वेपन है, ये कंपल्जन बहुत इफेक्टिव होता है, और ये स्टेट अथॉरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सोशल पर्पस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्टेट की जो अथॉरिटी है उसमें लेजिटिमेसी होती है, और सिर्फ फोर्स नहीं होता। ठीक है, ऐसे तो कोई भी आके आप पे फोर्सफुली बोलेगा नहीं तुझे करना पड़ेगा। तो लेजिटिमेसी इज लाइक कि आपने ही उसको अथॉरिटी दिया। भैया लेजिटिमेसी का मतलब भी यहाँ पे समझेंगे। लेजिटिमेसी का मतलब है कि जो लोग हैं उन्होंने ही अपना सपोर्ट दिया है, कि भाई उन्होंने ही स्टेट बनाया है, उन्होंने ही वोट दिया है, और वो लीगल तरीके से सरकार बनाई है उन्होंने। तो वो चाहे, क्योंकि हमें ही ने उनको वोट देके सरकार बनाई है, तो वो चाहे तो हम पे फोर्सफुली लगा सकते हैं, कि हम पे पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उनकी मोरल बिलीव्स और वैल्यूज को ना माने, मतलब बुरी चीज़ों के लिए पनिश करेंगे ऑब्वियसली, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो क्यों कोई पनिश करेगा। ठीक है, तो एक क्वालिटी होता है या एक्ट होता है जिसमें हमें लॉफुली स्टेट की बात माननी पड़ती है, लार्जर सोसाइटी के हित के लिए। तो लेजिटिमेसी स्टेट को कहाँ से मिलती है? लेजिटिमेसी स्टेट को मिलती है लोगों से, और ये जो लोग हैं वो ही स्टेट को बनाते हैं, इसलिए जो स्टेट है वो लेजिटिमेस होता है। और ये इसी लेजिटिमेसी ज़रूरी क्यों है? ताकि हम सोसाइटी को वैल्यूबल बना सके, सोसाइटी को लॉफुल बना सके। ठीक है, तो लेजिटिमेसी जो है अनक्वेश्चन, जब तक लेजिटिमेसी अनक्वेश्चन है तो स्टेट जो है बहुत रेयर सिचुएशन होगी कि फोर्स यूज़ करेगा। ठीक है, जब तक आप स्टेट को सारे कानून, स्टेट के जितने भी लॉज हैं वो फॉलो कर रहे हो, तो स्टेट जो है फोर्स, बहुत रेयर सिचुएशन होगी फोर्स यूज करेगा या करेगा नहीं। लेकिन जब आप स्टेट के कानून फॉलो नहीं कर रहे हो तो स्टेट फोर्स का यूज करेगा, सिंपल। ठीक है, ये यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। लेकिन अगर डेंजरस सिचुएशन तब क्रिएट हो जाएगी अगर लोग जो हैं वो बहुत ट्रबल में फंस जाएंगे, बहुत मतलब डेंजर में फंस जाएंगे, अगर मिलिट्री को इलेजिटिमेट तरीके से बना दिया गया, पुलिस ने अपना बहुत ब्रूटल फोर्स यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कोर्ट थे हमारे न्यायपालिका वो अनफेयर करने लग गई, वो जस्टिस की जगह कुछ अन्याय का साथ देने लग गई, तब हमारे लिए डेंजर की बात हो जाएगी। ये बहुत सिंपल कॉमन सेंस बात है, हमें तो पता ही होता है ये सब बातें। ठीक है, तो ये वो घुमा फिरा के वो लिखा हुआ है, व्हेन मोस्ट पीपल रिकॉग्नाइज मोरल एप्लीकेशन टू वेदर लॉ दे वुड बी एक्टिंग फ्रॉम अ मॉरल मोटिव एंड नॉट फ्रॉम कंपल्शन। तो वो मतलब ईजी लिखा हुआ है और कुछ यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। अब आ जाते हैं डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी में अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं लिबर्टी के। ठीक है, सिविल लिबर्टी हो गया, पॉलिटिकल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, ये सारी लिबर्टीज। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना काफ़ी है, आपको लिए मैंने बेस बना दिया है, पार्ट 2 में इसको लिबर्टी को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, ताकि मैं और वीडियो लाने के लिए मोटिवेटेड फील करूँ। थैंक यू, बाय।